यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 8 फॉर चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट। तो पिछले लेक्चर को हमने ऐसे ही बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं वो गया था पीछे तो पॉज करने गया था, बाहर से कोई आ गया और वो ऐसे थे, मतलब रिश्तेदारी थे। ठीक है, कहते कि अभी बनाओ वीडियो। अब मैं कैसे बनाऊं, किसी के सामने बनाना मेरे को भी, मैंने कहा अब तो हो गया, अब तो होमवर्क ही देना था। बस होमवर्क दिया। होमवर्क भी क्या, मैंने तो कुछ आउटरो भी नहीं किया प्रॉपर अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमें स्टार्ट करना है विद द insemination and fertilization. Insemination and fertilization. इंसेमिनेशन तो आपको पता ही है क्या होता है ना, पहले भी आपको मैंने बता दिया था। तो इंसेमिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके चैप्टर्स जो है पैरेलल 2 सीरीज में चलेंगे। इसके बाद इस चैनल पे क्लास 12 के चैप्टर्स 2 अलग अलग सीरीज में चलेंगे, ब्लैक बोर्ड सीरीज, व्हाइट बोर्ड सीरीज और ये जीत सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा भी कई सारे लेक्चर्स आएंगे ब्लैक बोर्ड सीरीज के, व्हाइट बोर्ड सीरीज के। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, तो जिन्होंने ये देखे ना वो वाले दोबारा देखना, बिकॉज वो ब्लैक बोर्ड सीरीज में यही वाले दोबारा लेक्चर्स आएंगे। ठीक है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट यानी कि स्पर्म सेल फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी थ्रू वेजाइना, इसको आप बोलते थे इंसेमिनेशन। सही है कि नहीं? अब ये इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म के स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको आज पहली बार और लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये तो ईयर लॉन्ग बैच है, मतलब वो वाला बैच है जिसमें हम सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, जीत बैच में मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, बाकी जो आपके पास जो बाद में बैचेस आएंगे, वन शॉट लेक्चर हो गया, कोई भी जीत 2.0 क्रैश कोर्स हो गया है ना, उनमें मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा। सबसे पहला आप याद रखना कि इंसेमिनेशन में जो पहली चीज होती है, जैसे वो स्पर्म अंदर एंटर हुआ वजाइना के, वैसे ही स्पर्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ है ना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, मॉलिक्यूल्स, उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उनको रिमूव करते हैं किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है? द चेंज on the surface of sperm as it enters the female reproductive tract। जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया, वैसे ही उसके अंदर चेंजेस करने स्टार्ट कर देते हैं। और इन चेंजेस में होता क्या है, उससे पहले ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वाई आर दीज चेंजेस नेसेसरी to make the sperm cell capable of fertilization। अरे यार तुम बन तो गए, पर क्या तुम फर्टिलाइज कर पाओगे कि नहीं? है ना, तुम्हारे सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स है, कुछ कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको आप रिमूव करेंगे। उसी को हमने बोला कि स्पर्म की साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म नहीं, स्पर्म के उसमें चेंज हो रहा है, सरफेस पे चेंज आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम कैपेसिटेशन को डिटेल में अगले पेज पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, वैसे लिखने में तो लिख सकते हैं यार, जगह तो है वैसे काफी, पर चलिए अगले पेज पे लिखेंगे। पीछे देखते हैं, ठीक है ना। नाउ अब कैपेसिटेशन को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटेशन इन डिटेल, तो लेट्स सी दैट एज वेल। तो कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 3 बार तो यही बोल दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बाहर से कोई ठक 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 कर रहा है दरवाजे पे, तो बोलना पड़ता है, उसको लगे कि कोई बंदा पढ़ा रहा है अंदर, तो ठक 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 हो देता है। ट्रिक होती है, बताई नहीं जानी चाहिए, ये बातें बताई नहीं जाती। डेफिनेशन हमने लिख ली है, अब होगा क्या देखना। मैं ऊपर वाला जैसे सिर्फ हेड बना रहा हूँ, हेड, ये देखना, ये हेड वाला रीजन है।
तो ये हेड वाला रीजन, ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस, ये आ गया आपके पास एक्रोसोम जिसके अंदर कई सारे केमिकल्स हैं। और यहीं पे इसके सरफेस पे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, कई सारे आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कैसा लग रहा है ये अजीब सा? कैमरा पे आपको ये ब्लू कलर की चौक दिख रही है क्या? पहले पिछली बार नहीं, ब्लू की बड़ी कम दिख रही है, राइट? अब दिख रही होगी, चलो नहीं भी दिख रही तो आप बना तो सकते हो। तो ये एक्चुअली है क्या चीज? दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप रिमूव कर देंगे और उसी को आप बोल देते हो कैपेसिटेशन। अब ये कैसा हो गया? अभी बिल्कुल जैसे नॉर्मल है ऐसा है, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। एंड साथ ही में ये तो एक चीज हुई इसके अंदर, सेकंड चीज और क्या होती है? एंट्री ऑफ कैल्शियम 2+ into the sperm to increase its motility, ताकि इसकी मोटिलिटी बढ़ सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, kindly note it down, it is what we call as capacitation. I hope and believe आप इसको नोट कर रहे हैं। तो आपको सुनाई देगी होगी, इतनी जोर से कर रहे हैं मतलब। नोट करिए जल्दी जल्दी इसको, फिर हम आएंगे अबाउट नेक्स्ट चीज। ओके, अब जैसे ये वही चीज होगी यार, बिल्कुल वही चीज है जैसा आपने उसमें देखा है, इसमें देखा है प्लांट्स में। प्लांट्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट उनमें भी आप ऑफकोर्स सही बात है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते होंगे ना। अब ऐसे ही सेकंड स्टेप जो है इन इनसेमिनेशन, जो सेकंड स्टेप है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एग्लूटेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे वहां पे केमिकल डायलॉग होता था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ओवम के पास एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन। और इसके पास एक चीज है जिसको आपने क्या कहा? एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे रिकॉग्निशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। स्पर्म ने ओवम को और ओवम ने स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर लिया है। स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजन है जो रिकॉग्नाइज करेगा फर्टिलाइजन को, इसके साथ बाइंड करके इसको आपस में रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ यार ये स्पर्म ही है और ये ओवम ही है। और फिर फ्यूजन होगी। अच्छा, फ्यूजन कब होगी उसके बारे में भी लिख लीजिए यहीं पे नोट के फॉर्म में। फ्यूजन मतलब प्रेगनेंसी ही हो गया। अगर फ्यूजन होगी तो प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स उसके लिए इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए। फ्यूजन ऑफ प्रेगनेंसी will only be possible if both sperm and ovum are in ampulla region of the fallopian tube। ठीक है ना भाई साहब, इसको नोट करिए। फ्यूजन या प्रेगनेंसी विल ओनली अकर, ओनली बी पॉसिबल इफ बोथ स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पे लिख लो स्पर्म। कैसी आवाज हो गई है मेरी, अचानक से मैं नाक से बोलना स्टार्ट हो गया। स्पर्म एंड ओवम आर इन एम्पुला रीजन ऑफ द fallopian tube। अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। सही बात है कि नहीं? अदरवाइज कैसे होगा, है ना? फिर तो फर्टिलाइजेशन ही होगी। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि अब केमिकल प्रोसेसेस होंगे जो वो उसमें वो बने थे ना एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स तोड़ते हुए जाएंगे किसको? ओवम के बाहर जो लेयर्स थी उनको। और जैसे ही फ्यूजन होगा वैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में ऐसा कुछ चेंजेस आएंगे आपके उसके अंदर, ओवम के अंदर, कि कोई और स्पर्म आके उसको फ्यूज ना कर सके। वही तो बोलते हैं एक स्पर्म एक ही ओवम को फ्यूज कर सकता है, चाहे रिलीज कई सारे मिलियन हो रहे हो, 200 से 300 मिलियन आपने पढ़े थे पिछले लेक्चर में। नोट करो इसको, क्या कर रहे हो भाई? नोट करो। बोलिए चिल्ला काहे रहे हो? नोट करो, मैं कर रहा हूँ। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है।
कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे मुझे बटन टो वाला दबाना होता है, साथ में पॉज वाला दब जाता है, फिर मेरी आधी बात आपको सुनाई देती होगी, आधी बात मैं पॉज का जब हटाता हूँ तब सुनाई देती होगी। और कई बातों में एक्टिंग भी कर देता हूँ। क्या है, एक्टर जन्म से, जन्म से एक्टर। केआर के कमाल खान मैं नहीं हूं। चलिए, थर्ड चीज क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शन का क्या मतलब है देखना। आपने स्पर्म का डायग्राम कुछ ऐसा पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, वही चीज है न्यूक्लियस, और उसके ऊपर कवर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर क्या थी, एंजाइम्स थी। ये एंजाइम्स करेंगी क्या, उसके बारे में बात करते हैं। आपने जब डायग्राम बनाया था ऑफ ओवम, आपने क्या देखा था उस डायग्राम में, ऐसा डायग्राम था। सबसे पहले तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और जोना पेलुसिडा की लेयर थी बाहर। ये आ गई आपके पास जोना पेलुसिडा की लेयर। इसके बीच की स्पेस को हमने बोला था पेरी वाइट लाइन स्पेस, सब कुछ लिखवा दिया गया है। जो ग्रेनुलोसा सेल्स रिलीज होते हैं, क्योंकि क्या है, ग्राफीन फॉलिकल फूट रहा है, फिर तो ये बाहर आ रहा है। ग्राफीन फॉलिकल जब फूटेगा तो इसके साथ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स भी बाहर आएंगे, है ना। तो वो ग्रेनुलोसा सेल्स किस में चेंज हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं थोड़े से, और क्या बन जाते हैं, ये भी नाम मैंने आपको पहले बता दिया था, कोरोना रेडिएटा सेल्स। और उन कोरोना रेडिएटा सेल्स को पकड़ के रखेगा क्या, हाइलुरोनिक एसिड। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो कोई भी इस असमंजस में ना रहे, जो आपको बताया जा रहा है वो काम का ही है। और ये तो आपको याद रखना ही है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ ये आप याद रखेंगे। ये चाहे इनका नाम नहीं दिया हुआ, बट सिर्फ आपको याद रखना है। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल्स, जो कि किससे बने थे, जो कि है क्या एक्चुअली ग्रेनुलोसा सेल्स ही तो है, ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं। साथ में इसके बीच में जो है वो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, है ना, जो कि इन सारे कोरोना रेडिएटा सेल्स को पकड़ के रखेगा। ऐसे मैंने बीच में कुछ ना कुछ ऐसे व्हाइट कलर से बना दिया है ना, तो कि आपको लगे कि क्या है, हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है जी। और ये क्या है बीच में, न्यूक्लियस। ये क्या है बाहर वाली लेयर, जोना पेलुसिडा। ये क्या है, ये बीच की स्पेस, पेरी वाइट लाइन स्पेस, पेरी वाइट लाइन स्पेस। तो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, ऐसे कुछ स्पॉन्स दिखाए होंगे, है ना, ऐसे कुछ स्पॉन्स, कोई एक आधा स्पॉन उन्होंने ऐसे दिखाया होगा ना, पता नहीं पूरा ये दिखाया कि नहीं, बट ऐसे स्पर्म साइड पे दिखाए हुए हैं। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि स्पर्म इसको एम्बेड कर रहे हैं। कैसे एम्बेड कर रहे होंगे देखना। सबसे पहले जो एक्रोसोम में एंजाइम्स है वो कौन कौन सी होंगी वो देखिए, कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है किसको डाइजेस्ट करेगा। ओए हाँ ठीक है, डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज। सेकंड, इसको यार जोना पेलुसिडा को भी हटाना पड़ेगा, तो जोना लाइसेंस होते हैं, बट साथ ही में बीच में हाइलुरोनिक एसिड आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए इसके पास, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाइलुरोनिक मतलब क्या होगा, हाइलुरोनिक एज टू रिमूव हाइलुरोनिक एसिड लेयर, उसको डिग्रेड करना है, उसको रिमूव करना है। और थर्ड चीज इसके पास क्या होती है एक्रोसोम के अंदर, थर्ड एंजाइम कौन सा है, जोना लाइसेंस टू डिग्रेड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को भी तो डिग्रेड करना पड़ेगा, और फिर जब वो जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करेगा उसके बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फ्यूज करेगा।
और जैसे ही वो फ्यूज करेगा तो कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे इन दिस होल ओवम कि जो लेयर है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसके कारण अब कोई और स्पर्म इसको आगे फ्यूज ना कर सके. As all this happens, as the sperm, कोई एक स्पर्म भी अगर टच हो गया, अरे अरे, as a single sperm touches the plasma membrane of ovum, it induces some changes in itself to prevent polyspermy. Prevent polyspermy की कोई और स्पर्म आके इसे फ्यूज ना कर दे. नोट करिए. यार ये ऊपर वाला तुम्हें नहीं भी दिख रहा ना, मैं आपको दोबारा से बोल के बता देता हूँ. As all this happens, as the single sperm touches the plasma membrane of ovum, it induces some changes in itself to prevent polyspermy. और ऐसी दो चेंजेस आपको पढ़नी है जिसमें से एक आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, दूसरी आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी. तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको वो करवाता हूँ, है ना. नोट करो पहले. वैसे जैसे ये सब हो रहा होगा उसके साथ ही क्या हो जाएगा आफ्टर ऑल दिस, क्योंकि अब जोनल एसेंस के बाद ये फ्यूज कर चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो चुकी है, अब अंदर न्यूक्लियस भी फ्यूज होने हैं ना, तो बस वही होगा, वही होगा. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियोपिगमेट्स. और पहले ऑफ कोर्स एग का और उसका स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा. इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी. दो तरह के ब्लॉक हैं. नहीं दिख रही है चौक, तो मैं इससे लिख लेता हूं. एक है आपके पास टेम्पररी ब्लॉक और एक ब्लॉक है आपके पास परमानेंट ब्लॉक. कोई भी चीज परमानेंट करनी हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा. अरे यार शिट, व्हाट इज दिस. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि टेम्पररी है तो इसको टाइम एज कंपेरेटिवली कम लगेगा, कम टाइम में ही हो जाएगा. और इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि परमानेंट काम करना है. नोट करो, है ना. हम इन्हीं को देखेंगे धीरे धीरे. टेम्पररी परमानेंट होते दोनों, ऐसा नहीं है कि यार आपकी मर्जी आप टेम्पररी करना था परमानेंट, नहीं होंगे दोनों ही. पहले टेम्पररी होगा क्योंकि उसका टाइम कम है, उसके बाद टेम्पररी वाले से ही थोड़ा सा आगे जाएंगे टुवर्ड्स परमानेंट. ठीक है, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. ऑफ कोर्स पहले हम टेम्पररी वाला पढ़ेंगे क्योंकि वो पहले हो रहा है बॉडी में. ठीक है, होंगे दोनों ही, ऐसा नहीं है कोई एक हो जाएगा फिर बाकी रुक जाएगा, नहीं, दोनों होंगे. और ऑफ कोर्स टेम्पररी को कम टाइम लग रहा है तो पहले टेम्पररी बाद में परमानेंट वाला होगा. टेम्पररी और फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब है वो मैंने आपको पहले बता दिया, बट स्टिल पॉली मीन्स ऑफ कोर्स मैनी एंड स्पर्मी तो पता ही है ना, स्पर्म्स. फ्यूजन ऑफ a single zygote or single ovum by more than one sperm. ये प्रिवेंट करना होता है, रोकना होता है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं. सबसे पहली चीज टेम्पररी इसमें क्या है आपको पता है कि यार हर सेल में, जैसे मसल्स में आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज होती है क्या, वो पोलराइज होती है सेल, है ना. उसके अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ऐसा होता था. ये आपने पढ़ा है सार्कोलेमा वगैरह में, आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, जो आपने न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ा है. न्यूरल कंट्रोल में ही है, नहीं हाँ न्यूरल कंट्रोल वाले में ही है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा. ठीक है, बट ऐसा ही यहाँ पे भी है. तो ओवम की जो वॉल है वो भी क्या है, अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव है. अब जैसे ही
as a sperm comes in contact of wall of ovum, wall भी कौन सी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में, सोडियम का वीजीसी प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम VGC opens and सोडियम मूव्स इनसाइड, और सोडियम अंदर चले जाएंगे। अब अंदर पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, मेकिंग द मेम्ब्रेन डीपोलराइज, मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। दिस ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी, इससे पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि जो सोडियम अंदर आए हैं, क्या है ना, सोडियम अंदर आ रहे हैं, अब हो सकता है ये जो सोडियम अंदर आए हैं, इससे पहले तो मेम्ब्रेन की ये चेंज हो गई है ना, और उससे टेम्पररी चीज हो गई। अब हो सकता है जो सोडियम है ये कोई और एक्शन करवाए अंदर आके, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले ये चीज हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, स्लो, सॉरी फास्ट, तो इसको टाइम कम लगेगा ना, टेम्पररी है और टाइम कम लगेगा। अब इसको परमानेंट बनाने के लिए क्या है, ये जो सोडियम है ये किसके पास जाएगा, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको बोलेगा आप कैल्शियम रिलीज करो, आप कैल्शियम रिलीज करो, और अंदर कुछ ग्रेनुल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स, उनके अंदर कुछ सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम के उसके साथ फ्यूज करते ही निकल आएगा बाहर। ठीक है, तो वो अपने सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देगा जैसे ही उसके कैल्शियम के कांटेक्ट में आएगा। अब उसके जो सब्सटेंसेस बाहर आए वो इस पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर भर जाएंगे, ताकि अब कोई और इसको फाड़ ही ना सके। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द परमानेंट ब्लॉक, और उसके बाद लेक्चर को आज यहीं तक रखेंगे। जैसे ही परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा मैं वैसे ही लेक्चर को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है ना, 9:30 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो रात्रि के 9:30 है ये। अगर आप में से कोई भी क्लास 11th के 2 चैप्टर्स लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट लेना चाहे, और क्लास 12th का एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फायरिंग प्लांट्स का टेस्ट लेना चाहे, तीनों चैप्टर्स आपके अपलोडेड हैं। इन तीनों चैप्टर्स के टेस्ट जो आपके अपलोडेड हैं, कहाँ पे, ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। किसकी बात करनी थी अब हमने, स्लो और परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ऑफ कोर्स ये किसके बाद हो रहा है, आफ्टर द टेम्पररी ब्लॉक हो रहा है, आफ्टर द फास्ट ब्लॉक होगा, फास्ट ब्लॉक हो चुका है, उसके बाद ये चीज चेंजेस होंगी। क्या है, क्या हो रहा है, देखो वही है आपके पास ओवम सेल, वही ओवम है, वही उसका VGC खुला हुआ है, और वही सोडियम अंदर आ रहा है। बट अब ये सोडियम क्या करेगा, यार ये थोड़ी गीली होगी, पसीना यार, क्या पसीना बहाया है मैंने। ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे SER पे एक्ट करेगा, और वो SER आपको कैल्शियम रिलीज करवा देगा, कैल्शियम आयन, और वो कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रेनुल्स जो मैंने ऐसे बना दिए, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स उनके साथ फ्यूज करेगा और उसके कंटेंट को बाहर निकलवा देगा। ठीक है, उसकी एक्सोसाइटोसिस होगी और उसका कंटेंट बाहर आ जाएगा, और उस कंटेंट से ये भरना स्टार्ट हो जाएगी, क्या, पेरीवाइटलाइन स्पेस, जिससे वो हार्ड हो जाएगी, और अब वो प्रॉपर ब्लॉक हो चुकी है, मतलब वो परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, उस ओवम के लिए ये सारा प्रोसीजर लिख लीजिए। As the sodium enters, it urges SER to release कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, वो कैल्शियम आयन which fuses with cortical granules, है ना, वो कॉर्टिकल, ये क्या बनाया मैंने, दिस इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल विच अंडरगोज एक्सोसाइटोसिस। बोले एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में,
अबाउट अमीबा, सेल वाले चैप्टर में दिया होता है। अमीबा में एंडोसाइटोसिस होती है। क्या करता है वो, अपने फूड को एंगल्फ करता है, वैसे उस फूड को निकालना वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंड रिमूव्स इट्स contents into the perivitline space, making it harder to break। इसी को हमने क्या कह दिया, परमानेंट ब्लॉक। नोट कर लो। ठीक है, इसी के साथ आज के लेक्चर में मैं कोशिश तो यही थी यार कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके। अभी तो काफ़ी कुछ बचा है। ठीक है, ये पॉलीस्पर्मी हो गया। इसके बाद अभी तो क्लीवेज स्टार्ट करना है, ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट है ना, क्लीवेज है, और फिर हमें इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, हार्मोन्स के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में, जेस्टेशन फिर पार्चुरेशन, फिर फीटस इजेक्शन वाला मैकेनिज्म, और फिर लैक्टेशन का मैकेनिज्म भी समझाना है ना। तो ये सारा कुछ करना है। तो इसके लिए आप कह सकते हो 2 से 3 लेक्चर्स, 11 से 12 11 लेक्चर्स तक ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, उससे पहले होमवर्क के बारे में बात कर लो यार। होमवर्क के बारे में बात करो, पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। 26 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़े कम लेक्चर का वो कम रख रहा हूँ ड्यूरेशन, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल रहे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि एक लेक्चर में हम कितना कुछ ही पढ़ लेते हैं यार। बताओ क्या पढ़ा आज में हमने, बताओ। आज कह सकते हो कि कल से थोड़ा ज़्यादा कंटेंट पढ़ा है। कल तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पॉइंट्स पढ़े थे उसको लिखा है बस। होमवर्क में आप नोट्स बनाएंगे, आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, और आप टेस्ट्स करेंगे। कौन से टेस्ट हैं, आपको टेस्ट मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे उसको ज्वाइन करेंगे आपको अलग अलग टेस्ट दिखेंगे। फॉर क्लास 11th के चैप्टर 1 2 क्लास 11th का दिखेगा, और चैप्टर 1 क्लास 12th का टेस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण। एक मिनट, अभी मजा नहीं आया। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।